क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं जो प्रसिद्ध है? जी मुझे सर, बताइए। रीवा में सबसे हाँ। प्रसिद्ध है। रीवा जिसके लिए जाना जाता है, वो सबसे पहले सफेद शेर यहीं पाए गए थे। उसके अलावा सर, भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो रीवा से होके गुजरता है। इसके वजह से रीवा जाना जाता है। और हाँ हाँ, एक है। मैम आपने शेर की बात की, मैं वहाँ जी। वहीं पे रोकना चाहूंगा आप। एक होता है जी। शेर, एक होता है बाघ, एक जी। चित्ता होता है। जी। इनमें कोई फर्क है? अ, हाँ सर, फर्क है। फर्क है सर, लेकिन अभी हम बहुत अच्छे से बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये हमको पता है सर कि फर्क तो होता है थोड़ा ही अंतर, लेकिन है। अच्छा, जी। ठीक है मैम। तो मैम जीवाजी कौन थे? सर, जीवा जी सिंधिया राजवंश के शासक थे। और ग्वालियर के राजा थे। ग्वालियर राजघराने से इनका संबंध था। जी। और उन्हीं के ये वंशज हैं, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्हीं के वंशज हैं। 28 क्रांति में आप ग्वालियर का जो घराना है, जी। सिंधिया घराना, जी। जी। उसे स्पष्ट कीजिए, क्या थी उनकी भूमिका? अ, सर, इतिहास में जो मिलता है तो ये कहीं कहीं ये भी मिलता है कि जो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, और उनका साथ ग्वालियर के राजवंशों ने नहीं दिया था। अगर ऐसा उनका साथ दिए होते तो तात्या टोपे और इनको झांसी की रानी को हार का सामना ना करना पड़ता। ये सब इतिहास में मिलता है सर। और ये था कि ये 1857 की क्रांति में इन लोगों का सहयोगात्मक रवैया नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा बताया आपने। आप कौन सा तथ्य के बारे में बताइए मैम, क्योंकि झांसी की रानी है, उनको तो राज छिन रहा है ना, सर, छीन सकता था। आवाज आपकी हाँ हम तक हेलो, स्पष्ट नहीं। जी। मैं पूछ रहा हूँ मैम कि झांसी की रानी थी तो उनका तो राज भी छीन सकता था। जी। तांता टोपे के बारे में तो ऐसा नहीं है, वो कोई राजा भी नहीं थे। हाँ सर, तो उनके राजा बारे में नहीं। बताइए कुछ, उन्होंने सर, क्यों भाग लिया? और वो हमारे राजस्थान में भी आए जी। जी। और लड़ते रहे अंत जी। तक। जी। उनके विषय जी। में कुछ बताइए। सर, उनका, हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप कि उनका कोई राज्य नहीं था। लेकिन उस समय की जो परिस्थिति सर थी सर, वो उस समय के युवाओं और जो जागरूक लोग थे उनको प्रभावित कर रही थी। और इसी से वो प्रभावित होके, जो अत्याचार थे इससे प्रभावित होके, और इसके प्रति जो विद्रोह था उनके मन में, इसकी वजह से उन्होंने भाग लिया था। जी जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। उनकी मृत्यु कैसे हुई? सर, उनको कहते हैं कि इतिहास में ऐसा हमने पढ़ा है कि शिवपुरी के जंगल में उनको कैद कर लिया गया था छल से सर। और फिर फांसी दे दी गई थी। अच्छा, कई मैंने सुना है कि उनको कैद नहीं किया गया था, कोई मित्र ही था उनका, उन्होंने हाँ, तो। हाँ। मान सिंह उसकी, शायद। हाँ हाँ, कहाँ के जी। थे ये मान सिंह जी? अ, मान सिंह सर, जहाँ तक हम याद कर पा रहे हैं, ग्वालियर के ही थे। अच्छा, जी। तो मान सिंह जी ने वास्तव में उनको फांसी दिलवा दी थी, मतलब उनको पकड़ा दिया था या कुछ और भी था ऐसा कुछ? सर, मान सिंह ने ही छल से पकड़वाया था सर। अच्छा जी। जी, मैंने तो सुना है कि कहीं वो उनके कोई वंशज है मान जी। सिंह जी के। वो तो जी। कहते हैं कि वास्तव में उनको नहीं पकड़वाया था, किसी और को फांसी दिलवाई थी उन्होंने। फांसी दी थी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो उनको फांसी उनको नहीं दी गई, किसी और को दी गई थी, अंग्रेजों से बचने के लिए, ऐसा कुछ सुना है आपने? नहीं सर, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। अच्छा,
यूपी में भी चुनाव चल रहे हैं ना? जी जी। बाकी कौन कौन से राज्यों में चल रहे हैं? हाँ सर, चुनाव 5 राज्यों में है सर। एक यूपी है, दूसरा उत्तराखंड है, पंजाब है, और मणिपुर है, और एक नाम नहीं याद आ रहा सर, है 5 राज्यों में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। जी तो यूपी की जो राजनीति है वो धर्म आधारित और जाति आधारित ज्यादा है, क्या कारण है इसके? जी सर, हम यूपी के पृष्ठभूमि से तो नहीं आते हैं, क्योंकि हम एमपी के हैं, लेकिन जहाँ तक हम एमपी के है? जी जी सर, एमपी? हम एमपी के, हाँ, रीवा जिले के हाँ। रहने वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो एमपी से आप हिंदी में एमपी वालों ने क्या योगदान दिया है, जी ये बताइए। सर, हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये कामता प्रसाद गुरु का नाम आता है, और ये जी। मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी थे। ये व्याकरण के हम्म। क्षेत्र में इनका योगदान हिंदी में जो है। उसके अलावा मुक्तिबोध, और जो मुक्तिबोध भी यहाँ एमपी के ही रहने वाले थे। और जो व्यंगकार हैं हिंदी साहित्य में, व्यंगकार हरिशंकर परसाई, ये भी एमपी के रहने वाले थे, जबलपुर के निकट इनका निवास स्थान था। और अम, इसके अलावा सर, साहित्य के क्षेत्र में भवानी प्रसाद मिश्र भी यहीं के थे। जी जी, जी बहुत अच्छा बताया मैम आपने। अब मैं चाहूंगा कि आपसे विषय विशेष विशेषज्ञ सवाल करें। जी सर, धन्यवाद। तैयार है मैम जी। आप? जी आपके शोध का विषय क्या है मैम? मैम, हमारे शोध का विषय है आनंद वर्धन का ध्वनि सिद्धांत एक अध्ययन। जी। मैम, आपके शोध प्रबंध की पूर्व परिकल्पना क्या रही है? जी मैम, जैसे कि ये जो शोध परिकल्पना किसी समस्या पर केंद्रित होती है, तो ऐसा मैम, ये लेकिन जो समस्या होती है तो ये साहित्य को छोड़ के और जो विषय होते हैं जिसमें कि क्षेत्रीय आधार पर समस्याओं का निर्धारण किया जाता है, जबकि साहित्य में ऐसा नहीं होता है। तो पूर्व परिकल्पना के तौर पर हमने यही लिया था, यही माना था कि इसमें जो ध्वनि से संबंधित विभिन्न अभी तक के वो विद्वानों के मत रहे हैं, उनका विवेचन हम अपने मतलब उनका विवेचन पढ़ेंगे, और उसके आधार पर अपना कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। जी मैम, कौन कौन सी शोध प्रविधियों का प्रयोग करने वाले हैं आप अपने शोध प्रबंध में? जी मैम, इसमें व्याख्यात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग करेंगे। आपका विषय ध्वनि काव्य से संबंधित है, तो जी क्या ध्वनि को काव्य की आत्मा माना जा सकता है? क्या विचार है आपके? जी मैम, जहाँ तक हमारा मानना है कि जैसे जो भारतीय काव्य शास्त्र में जो सिद्धांत प्रचलित हैं, तो वो उनके आचार्य अपने अपने सिद्धांतों को काव्य की आत्मा मानने के पक्ष में अपना तर्क देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी सिद्धांत अकेला काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई भी सिद्धांत सर्वांग नहीं है। और इसी प्रकार ध्वनि सिद्धांत भी सर्वांग नहीं है, और उसको भी काव्य की आत्मा के रूप में तो नहीं, लेकिन हाँ, वो महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, काव्य का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जा सकता है। काव्य की आत्मा के रूप में तो हम उसको नहीं मानेंगे मैम। तो काव्य की आत्मा के रूप में कौन सा सिद्धांत मानते हैं आप? रस, काव्य की आत्मा के रूप में तो रस सिद्धांत मानेंगे। जी। ये जो ध्वनि है, ये काव्य के बाह्य तत्वों में गिनी जाती है या आंतरिक तत्वों में? मैम, ये तो जैसे काव्य में एक होता है, एक अर्थ होता है, और एक अर्थ ध्वनित होता है, एक अभिधा, और एक मतलब व्यंग जिसे बोलते हैं, एक व्यंजित होता है। तो मैम, जो व्यंजित होता है उसको हम बाह्य अर्थ के रूप में, बाह्य जो आप बोलें कि अंग, उसको जी जी। व्यंग को बाह्य। जी जी मैम,
आप एमपी से हैं, तो वर्तमान में समकालीन एमपी के जो कवि हैं, जो लिख रहे हैं, उनके नाम बताइए। जी कोई मैम। 3 या 5, 4 जितने भी आप बता पाएँ। जी जी। अभी तो फिलहाल हमको दो कवियों के नाम याद आ रहे हैं मैम। एक तो हैं इंदौर के रहने वाले आशुतोष दुबे, और दूसरे हैं अ, अ, अरे गीत गीत चतुर्वेदी, भोपाल। जी, गीत चतुर्वेदी के जो काव्य हैं, काव्य रचनाएँ हैं, उनके नाम बताइए। गीत चतुर्वेदी के मैम एक या हम याद नहीं कर पा रहे, शायद एक गुप्तचर खुशियों के गुप्तचर हैं, ऐसा कुछ है। जी, जी, सही बोल रहे हैं आप। हिंदी के आधुनिक 5 कवियों के नाम बताइए। जी, आधुनिक कालीन 5 कवियों के नाम बताने हैं मैम। जी मैम, जो जीवित है। अच्छा, जो जीवित हैं जी। तो इसमें एक आशुतोष दुबे, गीत चतुर्वेदी, और इसके अतिरिक्त अंबर पांडे, और अभी तो 3 ही याद आ रहे हैं। जी मैम, कोई बात नहीं। आधुनिक काल की विशेषताएँ बताएँ आप। जी मैम, आधुनिक काल में सबसे पहली बात तो अगर देखा जाए तो भाषागत विशेषताओं के तौर पर तो आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। और इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति है वो भारतेंदु युग से ही शुरू हो गई, आधुनिक काल से ही शुरू हो गई थी। इसके अलावा उम, आधुनिक आधुनिक काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है तो उसमें गद्य साहित्य का प्रवर्तन हुआ, और इसके अलावा हिंदी में अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ। जी जी मैम, मेरी तरफ से आपके प्रश्न पूरे हुए। मैं गोपाल जी सर से अनुरोध करूँगी कि वो आपका साक्षात्कार जारी रखें। धन्यवाद मैम। प्रज्ञा जी नमस्ते। नमस्ते सर। आज पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं? सर एक बार जनवरी में दिए थे। इसी ग्रुप में दिया था आपने? हाँ हाँ सर, 2 जनवरी को दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किस पे प्रश्न पूछें आपको, आप क्या तैयारी करके आए हैं बताइए। सर हम आज तो कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, क्योंकि हम तैयार नहीं थे पहले इंटरव्यू के लिए। तो आप हमसे आज प्रश्न कर सकते हैं सर, आदिकाल पर कर लीजिए। जी जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आदिकाल का हिंदी साहित्य को क्या योगदान है? जी, आदिकाल में अगर योगदान के तौर पर देखें तो भाषा का तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और क्योंकि सर आदिकाल में क्योंकि हिंदी साहित्य आज जिस रूप में है वैसे तो उस रूप में तो आदिकाल में नहीं था। तो भाषा की विविधता वहाँ देखने को मिलती है। प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ये सब भाषाएं उसी काल में इन भाषाओं में लिखा गया। और इसके अतिरिक्त विविध जैसे रास ग्रंथ लिखे गए, और रासो साहित्य और विविधता देखी गई सर लेखन में। चलो बहुत अच्छा। आदिकाल का नाम शुक्ल जी ने वीर गाथा काल दिया। जी तो यह नाम उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है, बताइए। जी सर, ये नाम एक अगर देखा जाए तो उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, इससे ज़्यादा उपयुक्त तो आदिकाल पड़ेगा। क्योंकि वीर गाथा काल कहने से एक ही प्रवृत्ति का बोध होता है, जबकि अगर हम आदिकाल कहेंगे तो उसमें आदिकालीन समस्त प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। बहुत अच्छा। शुक्लनि जी ने जो इसका वीर गाथा काल नाम दिया आदिकाल का, वो किन ग्रंथों के आधार पे दिया और उनकी प्रामाणिकता के संबंध में आप बताइए। जी सर, वीर गाथा काल कहने के पीछे उन्होंने अपने इतिहास में 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। और जिनमें से कि सबसे अगर प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता की बात की जाए तो सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ रहा है पृथ्वीराज रासो। और
क्योंकि सर इसके संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और वो कहते हैं कि चूंकि ये काव्य है, इतिहास नहीं, इसलिए इसमें प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता खोजने से ज्यादा उचित ये देखना है कि उस समय काव्य की स्थिति क्या थी, उस समय साहित्य की स्थिति क्या थी। और प्रामाणिकता और इसका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में है। इसका एक भाग कल्पित, पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना जाता है। तो सर वो विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, कुछ प्रामाणिक मानते हैं, कुछ एक बार अप्रामाणिक। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जो आप बता रहे हैं, क्या ये पृथ्वीराज रासो का विषय में है या और किसी ग्रंथ के बारे में है? अरे माफी चाहेंगे सर, ये पद्मावत के बारे में हम बता दिए थे जी। नहीं, कोई बात नहीं। आदिकाल में सिद्ध साहित्य जी और नाथ साहित्य, जी इन दोनों में क्या अंतर हैं? आप 2-3 अंतर बताइए कोई। जी सर, सिद्ध साहित्य जैसा कि ये स्त्री भोग में ज्यादा विश्वास करते थे, जबकि नाथ साहित्य इन चीजों से दूर थे। और उसके अलावा सिद्ध साहित्य में जो एक इसकी विचरण की प्रकृति पाई जाती है, हालांकि नाथ साहित्य में भी थी लेकिन अपेक्षाकृत कम थी। और अ, तीन विशेषता पूछे हैं सर, तीन अंतर पूछे हैं जी, 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 3 विशेषताएँ, जितना आए उतना बताइए, कोई बात नहीं। जी। सर चलो, अभी एक तो चीज़ याद और बताइए आप, सिद्ध साहित्य की जी। समकालीन साहित्य को कोई देन है क्या? एक आध कोई आपको ध्यान में आ रही हो? सिद्ध साहित्य की अभी तो नहीं याद आ रहा सर। बात नहीं। व्याकरण से एक आध प्रश्न पूछें क्या आपसे? जी 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 अ, वर्ण किसे कहते हैं? जी सर, वर्ण ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे वर्ण कहते हैं। बहुत अच्छा। ये हिंदी मानक वर्णमाला में जी कितने वर्ण है इसमें? इसमें इसमें तो सर 36 है। मानक वर्णमाला में। अच्छा मानक, लिखे 33 है सर, 33। एक बार और सोच लीजिए। स्वर, व्यंजन सब मिला करके मानक वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा जी, तब तो 52 है सर, 52। आप ये 52 वर्ण गिना सकते हैं क्या? कौन-कौन से वर्ण हैं? स्पर्श वर्ण कितने हैं? स्वर कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? जी हम्म, सर अभी तो नहीं गिना पाएंगे क्योंकि या फिर तैयारी कोई बिल्कुल बात नहीं है नहीं, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय जी अव्यय चार, चार प्रकार के होते हैं सर। आप ठीक बता रहे हैं। नाम बताइए, जितने याद है आपको। जी नाम सर, थोड़ा संकेत मिल जाए तो बता सकते हैं, अभी दिमाग में है नहीं। जी, जैसे एक बता रहा हूँ मैं, क्रिया विशेषण, जी और आपको ध्यान में आ रहा है तो बताइए। हाँ सर, एक तो क्रिया विशेषण संज्ञा। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। जी, जी। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आदिकाल के बारे में आपने बताया। एक अंतिम प्रश्न मेरा और है कि विद्यापति को अगर आदिकाल में से निकाल दिया जाए, जी तो क्या नुकसान होगा? जी सर, विद्यापति को अगर आदिकाल से निकाल दिया जाए तो जैसे कि भाषागत जो हम बताए अभी पहले भी चर्चा किए कि भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो आदिकाल का एक योगदान है। और उसी भाषागत इनका योगदान भी विद्यापति का आदिकाल में है। इन्होंने मैथिली में लिखा और अबहट्ठ। और अगर इनको निकाल दिया जाए तो ये इन भाषाओं में लिखने वाले कवि नहीं हैं। चलिए, ठीक है जी, बहुत अच्छा। आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ।
धन्यवाद। अच्छा रहा आपका साक्षात्कार।